के जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा। लास्ट वीडियो की बात करें तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नशा एक पारिवारिक समस्या है। जब हम इसको पारिवारिक समस्या बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अब नशा केवल नशा पीड़ित तक ही सीमित नहीं है। नशा पीड़ित का पूरा परिवार इस समस्या से प्रभावित होता है। उनका घर, काम, हर एक चीज़ प्रभावित होने लगती है। अब अगर हम नशे की बात करें तो उससे तो हर एक इंसान पर असर पड़ रहा है। जो आस पड़ोस है, रिश्तेदार है, हर एक पर इसका असर होता है। पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं वो है नशा पीड़ित का कोर ग्रुप या निकटतम लोग। जब हम कोर ग्रुप बोलते हैं तो इसमें उसके माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये सभी लोग आते हैं। अगर हम एक स्टडी की बात करें तो नशा पीड़ित के जो बच्चे होते हैं वो नशे में पड़ने के लिए 8 गुना ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो आप खुद ही इस समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि ये जो कोर ग्रुप है या बिल्कुल जो ये कोर ग्रुप है या निकटतम लोग हैं, इन्हें हम कोडिपेंडेंट या सह आश्रित लोगों के समूह के रूप में जान सकते हैं। अब इन्हें हम कोडिपेंडेंट बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये लोग 24 घंटे नशा पीड़ित के क्लोज कांटेक्ट में हैं और इस क्लोज कांटेक्ट के कारण उनके व्यवहारों और भावनाओं में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। आज हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इन कोडिपेंडेंट्स के बारे में या फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नशा पीड़ित उसके बारे में तो हम सभी लोग बहुत चर्चा करते हैं, वो किन समस्याओं से गुजरता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। पर जो कोडिपेंडेंट्स हैं उनकी भावनाओं में, उनके व्यवहारों में किस तरीके से बदलाव आता है, इस चीज़ के प्रति हम लोग उतने गंभीर नहीं हैं। और जब तक कोडिपेंडेंट या नशा पीड़ित का जो परिवार है वो अपना ध्यान नहीं रखेगा, वो अपने आप को भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रखेगा, तब तक वह इस नशे की जंग से निजात नहीं पा सकते हैं। कोडिपेंडेंसी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे अभी सेशन की शुरुआत में एक सवाल भी आया था कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है प्रीऑक्यूपेशन या हमेशा विचारों में रहना। इसका मतलब क्या है? प्रीऑक्यूपेशन अगर हम नशा पीड़ित के लिए समझें तो वो हमेशा अपने नशे के विचारों में रहता है। पूरा दिन वो केवल अपने नशे के बारे में सोचता है। और अगर उसके परिवार के बारे में बात करें तो वो नशा पीड़ित और नशा इसके बारे में ही सोचते रहते हैं, जिसके कारण से वो अपने घर, काम या अन्य किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। वह इन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं कि नशा पीड़ित अब नशा करके अगला क्या नुकसान करेगा, या फिर उसके नशे को किस तरीके से रोका जाए, या उसके लिए इलाज का क्या तरीका हो सकता है। दूसरा बदलाव जो हम देखते हैं वो है नैतिक बदल। नशा पीड़ित अपने नशे की पूर्ति के लिए बैग, बोरो, स्टील वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर हम उसके परिवार की बात करें तो वो भी उसकी जेब से पैसे निकालने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि शायद ऐसा करने से वो उसको नशा करने से रोक सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम इस बदलाव को समझें तो ये परिवार के नैतिक पतन को दर्शाता है। तीसरा बदलाव जो हम देखते हैं वो है ना चाहते हुए भी झूठ बोलना, जिसको हम कंपल्सिव लाइन भी समझते हैं। अगर ये हम नशा लेने वाले व्यक्ति के संदर्भ में समझें तो वह अपना नशा और उससे हुए जो समस्याएं हैं, उसके जो परिणाम हैं, उनको कवर अप करने के लिए झूठ बोलता है। पर जो उसका परिवार है वो भी कहीं ना कहीं इस कंपल्सिव लाइन के शिकार होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आस पड़ोस का व्यक्ति उनसे पूछता है कि आपके बच्चे को कोई समस्या है, तो वो किसी भी समस्या के होने से पूरी तरीके से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा तो कोई भी समस्या नहीं है। चौथा बदलाव जो आप देखते हैं वो है लोगों से मिलना जुलना कम कर देना। अगेन
जो नशा पीड़ित है वो अपने नशे के कारण धीरे धीरे समाज से आइसोलेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो लोगों में बैठेगा, लोगों से बातचीत करेगा, तो वो उसके नशे को लेकर सवाल करेंगे, तो वो लोगों से कट जाता है। और जो परिवार है वो उस नशा पीड़ित की वजह से धीरे धीरे किसी भी सामाजिक गतिविधि का हिस्सा बनना बंद कर देते हैं। बीवी जो है वो मायके जाना छोड़ देती है, माता पिता जो हैं वो किसी के सुख दुख में शामिल होना बंद कर देते हैं। सो उनका जीवन भी जो है वो नशा पीड़ित तक ही सीमित होकर रह जाता है। उसके बाद का जो बदलाव है वो है समस्या से इनकार। ये नशे की समस्या में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो आप नशा पीड़ित में भी देखते हैं और उसके परिवार में भी देखते हैं, जिसे हम डिनाइल भी समझते हैं। नशा पीड़ित नहीं चाहता कि वो अपना नशे को छोड़े, बहुत लंबे समय तक वो यह कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से उसका नशा जो है वो कंटिन्यू रह पाए, इसलिए वो हर समस्या के लिए नशे के अलावा बाकी चीज़ों को ब्लेम करता है। और इसी तरीके से जो परिवार है वो भी किसी समस्या के होने से बिल्कुल इनकार करते हैं, डिनाइल में रहते हैं। तभी आप देखेंगे कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, जो शराब के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, उनको इलाज में आने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि बहुत समय तक परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसके नशे की वजह से, उसके शराब की वजह से समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं। एक को डिपेंडेंट या सह आश्रित व्यक्ति जो दूसरा बदलाव अपने अंदर देखता है वो है अपराध बोध की भावना या गिल्ट। अब परिवार को यह समझ में आने लगता है कि जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो नशे से बाहर नहीं आ पा रहा है, और वो धीरे धीरे इस कारण के लिए अपने आप को कोसने लगते हैं कि शायद वो अच्छे माँ बाप नहीं हैं, इस वजह से वो उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, जिसके कारण वह नशे की समस्या में पड़ गया। या बीवी सोचती है कि वो एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, जिस वजह से उसका पति जो है वो नशे को नहीं छोड़ पा रहा। तो जो परिवार है वो दिन प्रतिदिन इस गिल्ट की भावना में, इस अपराध बोध की भावना में घुलते जाते हैं, वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और जब ये अपराध बोध की भावना है तो अब परिवार अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। परिवार धीरे धीरे ऐसे लोग बनना शुरू हो जाते हैं जो उसके नशा करने वाले व्यक्ति को पसंद आए। वो अपने आप को नशा करने वाले व्यक्ति की तरह ढालना शुरू कर देते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसकी हद से ज़्यादा केयर करते हैं। अगर वो कोई झूठ भी बोल रहा है तो भी उस झूठ को सुनकर इस तरीके से दिखाते हैं कि उन्हें नहीं पता चला कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो एक सहायक की भूमिका, एक सह आश्रित की भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं, और वो अपने अंदर ऐसे बदलाव लेकर आते हैं जो कि नशा पीड़ित के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और यहाँ पर अगर आप गौर देंगे तो नशा पीड़ित का व्यवहार जो है वो उसके नशे की वजह से खराब होता है, पर जो सह आश्रित हैं अब उनका भी व्यवहार नशा पीड़ित के नशे की वजह से खराब होना शुरू हो जाता है। उनके भी जो कोपिंग मैकेनिज्म है, मतलब इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निपटने के जो उनके तरीके हैं वो भी अनहेल्दी हो जाते हैं, वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। अब नशा पीड़ित के परिवारजनों का अपने व्यवहारों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से नशा पीड़ित का अपने नशे पर नियंत्रण नहीं बचता, उसी प्रकार से परिवारजनों का अपने व्यवहारों पर नियंत्रण नहीं बचता। अब छोटी सी बात पे बच्चों को पीट दिया जाता है, या फिर हर समय परिवार के लोग देखेंगे कि वो एक चिड़चिड़ाहट में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इस चिड़चिड़ाहट में क्यों हैं, पर ये सीधा सीधा प्रभाव उनके सह आश्रित या को डिपेंडेंट होने की वजह से होता है। इस तरीके का व्यवहारों पर जो नियंत्रण ना होना वो परिवार ने पहले नहीं देखा, पर अभी उनके व्यवहार जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, वो है अत्यंत गुस्सा, जो कहीं ना कहीं व्यवहारों पे नियंत्रण ना होने से ही जुड़ा हुआ है। परिवार के लोग इस चीज़ को अब महसूस करने लगते हैं कि अब उनका जो गुस्सा है वह एक्सट्रीम पर है। छोटी सी बात पर वो इतना ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, छोटी सी बात पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं, जो उनको भी समझ में आता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और ये जो कंडीशन है वो हेल्पलेसनेस की वजह से शुरू होती है, क्योंकि परिवार को ये समझ में आता है कि हम नशा पीड़ित को उसके नशे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए जो उनका एंगर आउटबर्स्ट है वो बहुत जल्दी होने लगता है। किसी से छोटी सी बहस हो गई तो वो एकदम से एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है,
या किसी ने कुछ ऐसे ही एक सवाल कर लिया पर हम उस पर बहुत उग्रता के साथ जवाब देते हैं। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो वो है सफाई देना या जस्टिफिकेशन। नशा करने वाला व्यक्ति अपने नशे के लिए जस्टिफिकेशन देता है। वो कहता है कि बिजनेस में लॉस हो गया, उसने इस वजह से नशा करना शुरू किया, या फिर उसका अपने घर वालों के साथ में बहुत मतभेद रहता है, वो इस स्ट्रेस में नशा लेता है। तो नशा पीड़ित का जस्टिफिकेशन तो ये है। पर जो परिवार वाले हैं वो भी अब घर की हर एक समस्या के लिए, आप इसे इस तरीके से समझिएगा कि नशा पीड़ित के घर वाले अब घर की हर एक समस्या के लिए नशा पीड़ित को ही ब्लेम करते हैं। वो जस्टिफाई करते हैं कि क्योंकि नशा पीड़ित नशा करता है, जिसकी वजह से घर में 24 घंटे तनाव वाला माहौल रहता है, तो हर एक चीज़ नशा पीड़ित की वजह से हो रही है। वो किसी भी खराब स्थिति के लिए खुद के व्यवहारों को जिम्मेवार नहीं ठहराते। कोडिपेंडेंसी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात की। ये एग्जाम्पल्स कोडिपेंडेंट या सह आश्रित लोगों में होने वाले भावनात्मक और बिहेवियरल चेंजेस को बताते हैं। इन चेंजेस को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक परिवार के लोग इन चेंजेस के लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगे तब तक वह अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते और धीरे धीरे करके वे नशा पीड़ित की तरह ही बीमार होना महसूस कर देंगे। अगर आप इस चीज़ को समझें, मतलब आप इस चीज़ को नोटिस करते ही होंगे कि धीरे धीरे नशा पीड़ित के साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। वो भी बहुत सारी मानसिक बीमारियों जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके शिकार होने लगते हैं। सो आज इस सेशन को करने का यही पर्पस था कि आप इन बदलावों के लिए कॉन्शियस हो जाएं, इन बदलावों के लिए सचेत रहें ताकि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। थैंक यू।